विपक्षी एकता और उसका टिकाऊपन, इसको लेके हमेशा अटकलें, संशय हमेशा रहे। और ऐसा नहीं कि ये अटकलें और संशय और ये संदेह अकारण है, नहीं। इतिहास भी बताता है कि 77 में जो एकता हुई इंदिरा गांधी के खिलाफ, वो उसकी भी उम्र कितनी रही देख ही ली। और उसके बाद फिर कोई प्रयोग देख लीजिए, किसी राज्य में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, चलना मुश्किल रहा। चुनाव तक टिक जाए तो समझो भर पाए, चुनाव के बाद तो टिकना मुश्किल हो ही रहा है। अब एक फिर नया प्रयोग हो रहा है, लगभग वैसे ही प्रयोग जैसे इंदिरा गांधी के दौर में होता था कि भाई इंदिरा की कांग्रेस के खिलाफ बाकी सब एक साथ आ जाओ, वैसे मोदी की भाजपा के खिलाफ बाकी सब एक साथ आ जाओ। तो एक प्रयोग हुआ, बेंगलुरु में उसका नामकरण हो गया INDIA, इंडिया। अब मुंबई में 2 दिन बाद उसकी तीसरी बैठक है विपक्षी खेमे की। कहा जा रहा है उसमें संयोजक तय हो जाएंगे, लोगो वगैरह सब लॉन्च हो जाएगा और मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी। कौन कहाँ कितना लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, उसके लिए एक सैद्धांतिक सहमति और फार्मूला भी मुंबई की बैठक में खोज लिया जाएगा, कहा जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन मुंबई जाने से पहले देश के सबसे बड़े राज्य में इस गठबंधन को लेकर कुछ झंझट दिख रहा है। और झंझट है कि इस गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा, सदारत कौन करेगा, इस गठबंधन का उत्तर प्रदेश में कैप्टन कौन होगा। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी स्वाभाविक तौर पर यह मानकर चल रही है कि उत्तर प्रदेश में वही गठबंधन के लीडर होंगे, कैप्टन होंगे, बाकी लोग टीम में होंगे, बाकी पार्टियां कांग्रेस समेत। और इस बात को अखिलेश यादव ने कई अवसरों पर कहा भी था कि भाई जो सबसे बड़ी पार्टी है जिस राज्य में, वही लीड करेगी गठबंधन को उस राज्य में, बाकी सहयोगी दलों को उसके साथ खड़ा होना होगा, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना होगा। ठीक है, तर्कपूर्ण बात थी। लेकिन कांग्रेस ने अपना गार्ड बदला उत्तर प्रदेश में, ब्रजलाल खाबरी को विदा किया और अजय राय को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी। तो राय साहब ने विस्फोट कर दिया ये कह के कि भाई उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ही नेतृत्व करेगी गठबंधन का। पूछा गया ये इसके पीछे तर्क, तो उन्होंने कहा भाई तर्क क्या, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का थोड़ी ना है। और जब लोकसभा का चुनाव है तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस लड़ाई है, तो कांग्रेस ही तो नेतृत्व करेगी उत्तर प्रदेश में भी, और कौन करेगा, लो कर लो बात। यहीं से संकट शुरू हो गया। क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पीछे खड़े होकर चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में? ऐसा करेगी तो कांग्रेस सपा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, उसके अस्तित्व के लिए। कांग्रेस के पास 2% वोट है अभी उत्तर प्रदेश में, और सपा के पास 37% है। तो स्वाभाविक है भाई क्यों खड़े होंगे हम पीछे, और नहीं खड़े होंगे तो अजय राय जी को पसंद नहीं, वो करे ना, खड़ा तो होना पड़ेगा, देश का मामला है। लो, और इसी के बीच में एक नया एंगल आ गया, एक नया आयाम आ गया कि बहुजन समाज पार्टी से भी बात चल रही है INDIA के कुछ रणनीतिकारों की, यानी मायावती जी से भी कुछ चर्चा पर चर्चा चल रही है। ये बात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब ये चुनाव में गठबंधन के विषय पर बसपा सार्वजनिक तौर पर ना कर चुकी है कि हमने ना इधर जाना है ना इधर जाना है, हमको तो अकेले चलना है। उसके बावजूद भी चर्चा आई
और कहा गया कि भाई आधी सीटें मायावती और आधी में सपा, कांग्रेस और कृष्णा पटेल और जयंत चौधरी और सब लोग। अब क्या ये बात परवान चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी? और अगर चढ़ गई 1% मानो, तो मायावती जी के अगर किसी भी गठबंधन में शामिल हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में, क्या आप सोचते हो उसका नेतृत्व कोई और कर सकता है? और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि इसका मतलब आपको बसपा के बारे में और खास तौर पर मायावती जी के मिजाज के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। मायावती जी के लिए ये संभव ही नहीं कि वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पीछे खड़ी हो या राहुल गांधी की कांग्रेस के पीछे खड़ी हो ना। फिर सबसे आगे वही खड़ी होंगी, बाकी सबको पीछे आना होगा। तो क्या सब बाकी सब पीछे आने को तैयार हैं? क्या मायावती को 40 सीटें आप देने को तैयार हैं लड़ने के लिए? बहुत सारे पेंच फंस गए। मुंबई में इन सब पेंचों पर निराकरण होगा नहीं होगा ये देखना होगा, लेकिन पेंच तो फंस गए दोस्त। अब वो कैसे सुलह सफाई होगी, समझौता होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। भाई हसरत रखिए, अच्छी बात है। क्या महत्वाकांक्षा रखिए, वो भी अच्छी बात है। आकांक्षा रखिए, वो भी अच्छी बात है। अब तो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट ही बना दिए, ठीक, तो पार्टी क्यों नहीं आकांक्षी हो, ठीक, सब अच्छा है। लेकिन अब ये तो देख लो, ऐसा फार्मूला ना निकाल दो कि भाई 37% वाला पीछे चलेगा, 2% वाला आगे चलेगा। बोले क्यों? बोले हम राष्ट्रीय नहीं है और चुनाव तो राष्ट्रीय है। तो मेरी बुद्धि ये कहती कि भाई जब फिर ये बारात लड़की वाले के घर तक नहीं पहुंचती ना, फूफा किधर भागेंगे, चाचा कहीं भागेंगे और लड़का को लेके लड़के के पिताजी कहीं चले जाएंगे। त्रिपाठी जी नहीं जी, अमिताभ जी, आपकी चिंता बहुत जायज है और आप जो कि बड़े पत्रकार हैं और सभी विषयों के अच्छे जानकार हैं, मुझे ये लगता है कि विपक्षी दलों से ज्यादा इस बात की पीड़ा अन्य लोगों को है और भारतीय जनता पार्टी तो उसमें प्रमुख रूप से है, क्योंकि विपक्षी दलों में किसी को दिक्कत नहीं है, सभी साथ हैं और सभी पार्टियां दरअसल राजनीति करने आई हैं और सबका आकांक्षी होना भी स्वाभाविक है और उसमें ऐसी बातें होती रहती है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है, पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते सभी कार्यकर्ता और सभी लोग उन बातों को मानने को तैयार होते हैं। लेकिन इस समय विपक्ष की एकता बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है, जबकि विपक्ष के सभी नेताओं की एक सहमति है कि हमें संविधान बचाना है, हमें लोकतंत्र बचाना है। और हकीकत में अगर जो दूल्हा कोई है इस चुनाव में विपक्ष की तरफ से, तो वो भारत की जनता है। क्योंकि आप जनता बहुत परेशान है। यूपी में मेडिकल कॉलेज, अभी प्रशांत जी बैठे हैं, पता नहीं कितना नंबर बताएंगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के नंबर पे अभी थोड़ा चुनावी माहौल है, मेडिकल कॉलेज के नंबर पे मैनिफेस्टो में जारी करना, तब उस पर चर्चा करना। अभी मूल बात तो बात चर्चा ना भैया, अभी मूल बात पे चर्चा होने की मुख्य मुद्दा है वो यही है। अच्छी बात है, विपक्षी एकता, ठीक है, बिल्कुल एकता होगी, ठीक है। अब रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। त्रिपाठी जी ने एक सांस में हनुमान चालीसा की तरह सब बता दिया कि विपक्षी एकता और क्या संविधान बचाना, देश बचाना, राष्ट्र बचाना और सब क्या क्या हिंदुस्तान अकलियत और सब बता दिया, ठीक। इंदिरा गांधी के खिलाफ जब विपक्षी एकता हुई थी तो वो भी सब लोग यही कहते थे, अरे आप ये पूछ रहे हो कि कौन प्रधानमंत्री होगा, आपका दिमाग खराब है, हम लोग देश बचाने आए हैं। तो दूसरा बोलता था संविधान बचाने आए हैं, तीसरा बोलता था गरीब के लिए लड़ने आए, चौथा कहता था हम तो किसान के लिए निकले। क्या सरकार बनने से पहले जूते चले, सरकार बनते हुए जूते चले, सरकार बन जाने के बाद जूते चले और 2.5 साल में सिराजा बिखर गया, अंतिम संस्कार हो गया? क्या त्रिपाठी जी, इसलिए हमको ना बताओ महाराज। वो भी बड़े नेता थे देश के सब, वो भी यही हमको जब पूछते थे वो कहते थे कैसी बात कर रहे हो, किसी का कोई स्वार्थ है? वहां गांधी शांति प्रतिष्ठान में जयप्रकाश की घेराघारी करते थे जाके, बोला ना ना डिफेंस से करने नहीं लेंगे, होम लाओ चाहिए क्या, और बाहर निकल के ज्ञान देते थे कि वो देश बचाने आए। प्रभु, हमने देश बहुत बचते देखा ना कई बार, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय भी देश बचते देखा।
चंद्रशेखर के समय भी वो भी देश बचाने आए थे, वो और राजीव गांधी। क्या इसलिए प्रभु अब देश तो फिर ठीक है सबका है, इसलिए सब लोग उस पर अपना अपना पत्ता खेल लो, कोई बात नहीं। दीपक रंजन जी, कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने कहा कि भाई चुनाव है राष्ट्र का, इसलिए इसमें मोहल्ला का, गली का, नुक्कड़ का मसला नहीं है, ये राष्ट्रीय मामला है, गंभीर मामला है, इसलिए कांग्रेस ही इसका नेतृत्व करेगी। क्योंकि जब जनता से पूछा, सोचेगी जनता कि भाई बीजेपी को हटाना है, तो उसके दिमाग में कांग्रेस आएगी विकल्प के तौर पर। इसलिए यूपी में मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं आप भी एकदम वही एक सांस में बोल जाओ देश बचाना, संविधान बचाना और क्या क्या बचाना, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। उन्होंने कहा यूपी में कांग्रेस INDIA का नेतृत्व करेगी। अब अखिलेश यादव, जिस दिन से ये विचार दिमाग में आया लोगों के कोई जोड़ा घटाना हो, उस दिन से अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कमरे में नहीं, खुलेआम ये कह रहे हैं कि जिस राज्य में जो पार्टी बड़ी वो नेता बनेगी, बाकी पीछे आएंगे। तो मामला तो उलझ गया भैया। दीपक बाबू, अब मैं बोलूं? जी जी अमिताभ भाई, ठीक है, वो अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वे नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए अमिताभ भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू से ये बात कही, आप हंस रहे हैं, मैंने अगर उनको बधाई दे दी तो इसमें नहीं नहीं, आप ये तो अच्छा, ये संस्कार रहने चाहिए। और सावन चल रहा है, वो बनारस के आदमी, ठीक है। हाँ। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता तो मैं उसको ही बधाई देता, उसको बधाई देने में किसी को देखिए। और लोकतंत्र में देखिए, एक दूसरे को बधाई, एक दूसरे से मिलजुल करके अगर आदमी चलता है तभी देश आगे बढ़ता है, प्रदेश आगे बढ़ता है। तो अमिताभ भाई, ये उनकी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने लगातार कहा है कि कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कांग्रेस की संख्या ज्यादा है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है, प्रदेश में कई राज्यों में सरकार है, और कांग्रेस पार्टी को इसमें बड़ा दल दिखाते हुए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पर लड़ती दिख रही है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी विपक्ष नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो अखिलेश यादव जी ने, और इन सब चीजों में देखिए, मैं अधिकृत नहीं हूं कि कितनी सीटें शेयरिंग होंगी, कितनी सीट इसमें दी जाएगी, कितनी सीट किसको मिलेगी, किसकी सीट कितनी किसको कितनी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश का रास्ता जो है वो, केंद्र का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। और साथ ही साथ मैं अमिताभ भाई, मैं साफ गोई के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि केंद्र में ये जरूर है कि क्षेत्रीय दलों की हिस्सेदारी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर क्षेत्र का, प्रदेश का और अगर देश का विकास होना है तो निश्चित रूप से केंद्र में क्षेत्र की हिस्सेदारी और उनकी मजबूती के साथ उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्योंकि क्षेत्र का अगर आपको विकास करना है, अगर आपको स्टेट का विकास करना है, तो निश्चित रूप से केंद्र के पटल पर अगर क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय पार्टियां प्रदेश का अपने विकास के लिए, चाहे बहुत सी चीजें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि आज डिबेट किसी दूसरे चीज पे है। तो देखिए 31 तारीख को, और जब इंडिया अलायंस, देखिए एक परिवार जब आगे बढ़ता है, एक छोटा परिवार हो या छोटे दल हो, आगे बढ़ते हैं तो बहुत से, ये तो इंडिया परिवार बहुत बड़ा अलायंस है ये, और जब आदमी आगे बढ़ता है एक अच्छे मोटो के लिए, एक अच्छे उद्देश्य के साथ, तो निश्चित रूप से बहुत से हिंडेंस, बहुत सी रुकावटें, बहुत सी बाधाएं आती हैं, तो उन सब सारी रुकावटें, सारे हिंडेंस को पार करते हुए, ठीक है दीपक बाबू, अभी आए दोबारा में आते हैं। मैं एक प्रश्न तकी साहब से ले लूं, फिर प्रशांत पटेल के पास चलूंगा। अच्छी बातें कहते हैं, शुरू में कोई शादी के वक्त कहता है कि कुछ गड़बड़ होगा, वो तो अगले दिन से पता लगता है। और हमने चूंकि कई शादियां देखी पिछले 35 साल में, और सबने यही बातें दोहराई जो आज आप लोग दोहरा रहे हो कि हम तो देश के लिए शहीद होने के आए हैं। भाई साहब, हमारी क्या इच्छा है? नीतीश बाबू कह रहे हैं हमें क्या चाहिए। अच्छा जी, तो सरसैया घाट पे ही रहो जाके यार, वहीं गंगा नहाओ, कुर्सी छोड़ोगे? तेजस्वी लालू यादव तो बेचारे कब से निगाह गड़ाए बैठे, कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़ो। बिहार के लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो तो बोल रहे हैं, और क्या करें? और चाचा है कि कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, कह रहे हमें देश बचाना है इसलिए हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, और संविधान भी बचाना है। और हमारे मित्र तकी साहब की पार्टी भी देश, संविधान, अदालत, न्यायालय बचाते बचाते उसने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में झंडा गाड़ दिया। बोले कांग्रेस के खिलाफ मुकदमा मैदान में लड़ेंगे, और मुंबई भी जाएंगे, वहां देश बचाएंगे। क्या इन 3 राज्यों में कांग्रेस की बाट लगाएंगे, मुंबई जाके देश बचाएंगे, फिर बटाटा बड़ा खाएंगे। ताकि साहब, मामला तो गुरु ये आपसे सीखे कोई सच में नहीं,
छत्तीसगढ़ जाके अरविंद जी ने कहा कि इस सरकार को कैंसिल करो, इस सरकार को हटाओ, हमारी सरकार लाओ, मुफ्त बिजली पाओ। तकी साहब देखिए 2024 का गठबंधन जो है वो केंद्रीय चुनाव के लिए होता है, राष्ट्रीय चुनाव के लिए होता है, प्रदेशी चुनाव के लिए नहीं होता है। तो प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से कहा था कि हम वहां जाएंगे और सबको बताया ना कांग्रेस को आपत्ति नहीं किसी पे। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब सारे दल एक साथ मिल के आ गए और सब एक साथ चुनने का निर्णय ले लिया, ये बहुत मजबूत जोड़ है। बीजेपी कुछ भी कर ले टूटेगा नहीं, जितनी भी क्षण कर ले, जो भी बात कर ले। जब बीजेपी अपना दल, सपना दल, इसका दल, उसका दल, किसका दल, संजय निषाद और सारी पार्टियों से गठबंधन कर रही है तो कोई सवाल नहीं उठ रहा है। लेकिन जब विपक्षी जो है एक साथ आ रहे हैं तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन बनने से इंडिया गठबंधन इतना हिट हुआ है कि बीजेपी को उसने बहुत बुरी तरह से हिट किया है। तो इसलिए बीजेपी बहुत परेशान है। बीजेपी खेमे में उनकी रात की नींदें उड़ी हुई। और तो नरेंद्र मोदी जी का विकल्प भी ढूंढ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी नहीं तो कौन है, जोगीनाथ कहीं ऐसा ना हो या कोई और, ये सब आवाजें उठने लगी है बीजेपी के अंदर जी। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी पूरी तरह से भयभीत है। और ये गठबंधन वो अभी उनसे पूछेंगे भयभीत है, आप उनका भयभीत बता रहे हो, अपना बोलो, वो उनका तो हम उनसे पूछ ही लेंगे भाई भयभीत हो कि नहीं हो। नहीं तो जो डर का भाव साफ दिख रहा है आपको, जिस तरह की बातें हो रही है वो बताएंगे। ठीक है तकी साहब, ठीक, बिल्कुल इंडिया इंडिया हो रहा है, ठीक ठीक, हाँ मैं समझ गया, इंडिया इंडिया हो रहा है, ठीक। आज से प्रशांत पटेल के पास आके प्रशांत जी आपसे सवाल ये पूछेंगे, ये तीनों मित्र लोग कह रहे कि भाजपा बहुत डरी हुई है और बिल्कुल डर के मारे नींद उड़ गई बता रहे हैं रात की। तो आप नींद की गोली खा रहे हो या अच्छी से नींद आ रही है, इस पर आप बात रखना। लेकिन मैं एक बात कह दूं, आज से पटना की बैठक से पहले, पटना ऐसा नहीं कि वो बाद में मैंने कहा, आज से करीब 6 महीने पहले, त्रिपाठी जी आप गौर सुनिए, मैंने इसी कार्यक्रम में एक उसमें कहा था, एपिसोड में किसी में मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी में अगली स्थिति परिस्थिति क्या बनेगी तिहाड़ के संदर्भ में, क्या इस पर कुछ सोच कहने से पहले ये देखिएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती कि नहीं। अगर लड़ेगी तो परिस्थिति दूसरी बनेगी, नहीं लड़ेगी तो दूसरी बनेगी। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से तीनों राज्य में चुनाव लड़ रही है, ठीक। आप झुंझुना किसको दिखा रहे हो महाराज? बाकी सब बुड़वक हैं, उनको अकल नहीं, वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है। वो करें नहीं, वो तो राष्ट्रीय के लिए हुआ, फिर राष्ट्रीय में एक दूसरे के वो करोगे तो कहोगे नहीं हमने तो अंतर्राष्ट्रीय के लिए किया था, बाइडेन के वोट देने के लिए गठबंधन। प्रणाम प्रशांत पटेल जी, भैया बताओ, सब लोग मिलके कह रहे कि आप बहुत ज्यादा डर गए हो। आज आपको धन्यवाद। और दूसरी बात देखिए, कह रहे हैं डर गए हैं, तो आप बताइए महागठबंधन, जो कथित महागठबंधन किन लोगों ने बनाया है? एक मोदी को हराने के लिए सब लोग तो गठबंधन बना रहे हैं, ऐसे ऐसे दल भी मिल गए हैं जो आपस में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। उन लोगों ने एक अपना एक गठबंधन बनाया है और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि हम डर गए। हम तो है, हमने तो कोई किसी ऐसे विरोधी विचार वाले से तो हमने कोई बनाया नहीं है। और अगर कहते हैं कि हमने गठबंधन बना लिया कि लोकसभा चुनाव के लिए है, तो ऐसा तो कोई एजेंडा सेट नहीं हुआ। अभी विधानसभा चुनाव भी जो बागेश्वर में, उत्तराखंड में हो रहा है, कांग्रेस तो उम्मीदवार उतारा, यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने भी उतार दिया। जबकि यहाँ पे घोसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी का लिहाज करते हुए कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा। यहीं पे कहीं पे विरोधाभास है। फिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस नेता लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी हमारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन बाकी दल अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि आम आदमी पार्टी लगातार तैयारी कर रही थी राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में संदीप पाठक जी बिल्कुल अच्छी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे। मध्य प्रदेश में भी मैं एक दो लोगों के संपर्क में हूँ जो आम आदमी पार्टी के काम वहाँ पे कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। राजस्थान में भी कर रहे हैं। इसके अलावा एनसीपी भी इनके साथ शामिल थी, लेकिन शरद पवार जी ने तो अभी कल परसों बोला ही है कि मेरी जो भारतीय जनता पार्टी पर एनसीपी शामिल हुई इसमें कहीं कोई टूट नहीं है, वो पूरी पार्टी एक ही है। आज छगन भुजबल जी ने कह दिया है कि भाई हम तो शरद पवार जी के आशीर्वाद से, उनके कहने पर ही भाजपा के साथ आए। तो अभी जो आज की परिस्थितियां अमिताभ जी दिख रही हैं, तो कहीं पर गठबंधन ठीक है, कहने के लिए ठीक है, टीवी डिबेट में, सोशल मीडिया में बैठ जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। और जहां बात सीट शेयरिंग की आएगी तो
चीजें फंसेंगी। आपने बिल्कुल ठीक से विश्लेषण पहले ही कर दिया है कि कैसे कैसे कहाँ पे लड़ाई होंगी, तो ये समय के साथ देखिए क्लियर हो जाएंगी जो भी चीजें हैं। भाई त्रिपाठी जी, एक मैं तो, आप मेरा स्वभाव जानते हो इतने वर्षों से, मैं तो एक चावल देखता हूँ देगची से और फिर उसी पर टिकता हूँ, बाकी दुनिया में दाएं बाएं ज़्यादा बहस को भटकाता नहीं। मुझे इस बात का अर्थ बताइए, इसका अभिप्राय बताइए, इसका तर्क समझाइए। आप तो टीचर भी हैं। ये प्रेडिक्शन पहले राजनीतिक लोग कैसे कर देते हैं मेरे जैसे लोगों से कि भाई साहब आप छोड़ो, कौन क्या कह रहा, फलाना ये नहीं करेगा, फलाना ये करेगा, फलाना वहां नहीं जाएगा, लिख के रख लो, फलाना जाएगा। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे से नियंत्रण कहीं ना कहीं सबके रिमोट कहीं और है और यहां झुट्टे मुट्टे सब चल रहा कार्यक्रम नहीं। आप खंडन करो, मैं उदाहरण दे दूंगा। त्रिपाठी जी, आप बड़ा लंबा राजनीतिक पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, तो अमिताभ जी आप सारी चीजें जानते हैं। उसमें प्लेटो ने कहा था कि राजनीति में एक ही चीज तय है कि यहाँ कुछ भी तय नहीं है। तो जब ये तय ही नहीं है कि कहना क्या है और क्यों कहना है, तो लोग तमाम चीजें कह देते हैं। लेकिन हाँ, राजनीति में ये तय है कि सब राजनीति कर रहे हैं, सब सियासत कर रहे हैं, और जो सियासत करने आया है और जो सियासत कर रहा है वो सियासती बात करेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा चौंकने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस क्या राष्ट्रीय दल नहीं है, क्या कांग्रेस का इतना बड़ा जनाधार नहीं है, कई राज्यों में सरकारें नहीं हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस बड़ा दिल दिखा के सबको साथ लेकर चल रही है और सबको साथ लेकर चलेगी, क्योंकि ये लड़ाई हमारी सत्ता की लड़ाई ही नहीं है। भैया दिल कितना बढ़ा लो, इलास्टिक थोड़ी ना है दिल कि खींच दोगे। इलास्टिक नहीं है, लेकिन अमिताभ जी दिल संभावनाओं का नाम है। दिल में तमाम संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं को लेकर राजनीति में चल रहे हैं। इसलिए हम सभी को साथ लेकर चल रहे। सत्ता की लड़ाई नहीं है 2024 निश्चित तौर पर। मैं आपकी बात पूरी कर दे रहा हूँ, रुक जाओ, काय को लोड लोगे। देश बचाना, संविधान बचाना, अदालत बचाना, भाईचारा बचाना और क्या क्या सब बचाना, ये ना। अमिताभ जी संविधान बचाना इसलिए विवेक देवराय कह रहे नया संविधान, मैं समझ गया। छोड़ो भाई, कौन ओबेरॉय, हम तो ओबेरॉय होटल जानते हैं, कौन ओबेरॉय नए आ गए। छोड़ो चक्कर नहीं, विवेक देवराय। रुको भाई, रुको दादा, रुक जा। आप बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, मैं तो बड़ी छोटी बात कहता हूं जिससे देश समझ पाए। दीपक रंजन जी, कर्नाटक में शपथ ग्रहण थी जी। मुझसे एक समझदार राजनेता ने कहा कि अखिलेश जी नहीं जाएंगे कर्नाटक। क्या? सपा के लोगों ने कहा जाएंगे, उनका जो कामकाज देखते उन लोगों ने कहा नहीं जाएंगे। बात हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन आया था और जाएंगे, न जाने का मतलब ही नहीं। क्या? मैंने फिर उस सूत्र को कहा कि यार तुम झूठ, आप झूठ बोले गलत बयान, बोले कि आप देख लेना। अंत में नहीं गए। वो क्या हुआ कि वो छोड़ दीजिए विषय, क्या गए नहीं। उसने मुझे कॉल किया, बोले देखा। ऐसे ही एक वरिष्ठ सूत्र ने मुझसे कहा, मैं बिल्कुल खोल दे रहा हूं, आज पढ़ते पर्दा हटाओ, कि अरविंद केजरीवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, अब पहली वाली बात नहीं, अब रिश्ता बढ़िया हो गया, दिल सपोर्ट भी कर दिया है कांग्रेस ने अध्यादेश पर और सब मामला ठीक है। मैंने कहा यार अभी तो सपोर्ट लिया, इतना भी नहीं कोई होता। बोले भाई साहब लिख लो, आपको समझ ही नहीं आ रही चीजें, मैं कह रहा हूं। मैंने जाओ यार आप क्या। जब कार्यक्रम शुरू हो गया, भगवान का नाम लेके अखंड रामायण, उनने फिर फोन किया, बोले भाई साहब मेरी बात गलत थी कि सही थी क्या? फिर उसी सूत्र ने मुझसे कहा कि पवार साहब पर निगाह रखिए। क्या? मैंने कहा वो तो कह रहे हैं कि देश बचाना है। बोले आप भी बड़े भोले हो, पहले घर बचाएंगे कि देश बचाएंगे? घर रहेगा तब ना देश रहेगा। नहीं, क्रांतिकारी नहीं हो जाते शरद पवार, फिर क्रांति कर लेते नहीं ना। और उनकी बात मुझे हर दिन मुंबई से आने वाली खबर में सही दिखती है। ये एक माजरा क्या है दीपक जी, कोई दूसरे लोग तय कर रहे हैं? मैं एक एक करके आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव, जिस टाइम कर्नाटक में शपथ ग्रहण था, उस टाइम आदरणीय अखिलेश यादव जी की ताई जी का देहांत हो गया था। ये आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ।
गए क्यों नहीं? भाई ताई जी का देहांत हो जाएगा, ये वो प्रशांत पटेल कैसे जान जाएंगे 6 दिन पहले? ये कोई पायलट बाबा है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो मैंने अपनी आंख से देखा, क्योंकि उस टाइम ताई जी मैं जो कह रहा हूँ भाई वो तो सुन लो, मुझे पता है। अरे आपने एक एक करके सवाल पूछा, एक एक करके मेरा जवाब आने दीजिए। उसके बाद आपने कहा कि शादी से पहले सभी शादियां अच्छी लगती हैं। आपने कहा ना कि शादी से पहले सब कुछ अच्छा लगता है, तो शादी करना आपके हिसाब से आदमी छोड़ दे। कहीं आपका इशारा मोदी जी की तरफ तो नहीं कि शादी के पहले सब अच्छा लगता है, शादी के बाद सब खराब हो गया? और अभी हमारे प्रशांत पटेल जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ना डरी है ना घबराई। ये डरी घबराई नहीं है, लेकिन हमारे 36 घटक दल से घबराए हुए हैं, और ये 38 दल अपने लेकर के जो है इन्होंने एनडीए का अलायंस बना रखा है, और उन लोगों को अपने दल में शामिल कर रखा है जिनको प्रधानमंत्री जी 4 दिन पहले भ्रष्टाचार में लिप्त बताते थे और कहते थे कि इनकी जांच होगी और जेल के पीछे जाएंगे। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि डर नहीं है क्या है ये। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या, ओम प्रकाश राजभर जी के आने न आने से आपकी सरकार के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा था? तो क्या अटल युग जी वाली भारतीय जनता पार्टी चल रही? भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से, अपने सिद्धांतों से भटकी हुई नहीं है। ये कह रहे डर नहीं है, दूसरी तरफ ये कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है हम तो सिर्फ मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे। अरे तो निकाल फेंकिए ऐसे लोगों को जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग आप निकाल क्यों नहीं फेंकते? वहां पर अभी हमारे, देखिए मैं एक छोटी सी बात में बताना चाहता हूँ, चूंकि उस संदर्भ से रिलेटेड है ये। अमिताभ भाई, घोसी चुनाव चल रहा है, हालांकि घोसी इस टॉपिक नहीं है, लेकिन बाई इलेक्शन घोसी का चल रहा है। वहां पे ओम प्रकाश राजभर जी जो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि यहाँ पर दारा सिंह चौहान ने कोई काम नहीं किया, लेकिन मैं एनडीए के लिए आया हूं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या उनके 6 विधायकों से इनका कोई बनने बिगड़ने वाला है? ठीक है, ये कहते हैं बिल्कुल करें, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक बात, ओनली वन, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। फिर दूसरी तरफ पे कहते हैं मुख्तार अंसारी साहब के लड़के जो है वो इनके उनको बाहर करके उन्होंने क्यों उनको अपने घटक में शामिल किया? तो क्या अटल युग वाली भारतीय जनता पार्टी अब रह गई है? तो इस चीज को क्यों नहीं मानते हैं? ठीक है दीपक जी, रुक जाओ। मैं तो आप लोगों के लिए भी वो पजल सॉल्व कर देता हूं जो आपकी पार्टी में नहीं सॉल्व हो सकती। मैं तो जनता के हित के लिए ही सब चीजें खोल के रख देता हूं यार। मुझे इसमें कहां ऐतराज है कि ताई जी का निधन हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं रामलाल ये कैसे जान गए थे 20 दिन पहले कि ताई जी का निधन हो जाएगा? यही तो सवाल पूछ रहा हूं। आप दूसरों को बोरा बता रहे हो। नहीं, जो हमें जानकारी मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी जानकारी जितनी है उतनी अच्छी बात है, आगे और जानकारी हो। ठीक, मोहम्मद तकी साहब, वही सवाल आपसे, जब बिल्कुल लगा कि इलू इलू हो गया, बोले भैया राम भरत मिलाप हो गया खटगे और केजरीवाल, और लगे कि बिल्कुल एक जिस्म दो जान एक जिस्म, क्या बोलते हैं, वैसा हो गया। चिट्ठी पत्री लिख दी एक दूसरे के लिए कि तुम्हें मेरी कसम, बोले तुम्हें मेरी कसम। भैया उस वक्त भी मैंने सूत्र से कहा कि तुम्हारी बात गलत हो जाएगी, अब अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोले भाई साहब आप भी बहुत भोले हो, कहां भटक रहे हो चिट्ठी पिट्ठी में, लिख के रख लो, ये लड़ेंगे। बोले इनको मैंडेट यही है कि लड़ना है तो लड़ेंगे नहीं। बोले क्या खटके कह रहे, क्या राहुल गांधी, क्या अरविंद, छोड़ो, आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, और वहां वही काम करेंगे जो गुजरात में करके आए हैं। क्या? अब मुझे नहीं पता, वो तांत्रिक हैं भैया, उनके पास कोई दिव्य शक्ति है, क्या है भगवान जाने, लेकिन बातें सही निकल रही। उनने पवार साहब के लिए भी अनाउंस किया था। क्या उन्होंने अभी 6 दिन पहले हमसे कहा था अजय राय बनने के बाद कि नसीमुद्दीन भी किनारे लगा दिए जाएंगे कांग्रेस में, त्रिपाठी जी, और लग गए। ये दूसरी पार्टी के लोग आपकी पार्टियों का एजेंडा कैसे तय कर देते हैं? तकी साहब देखिए उदार जी, जब कांग्रेस को इस बात में कोई आपत्ति नहीं है और जब आम आदमी पार्टी को आपत्ति नहीं है, तो अमिताभ जी परेशान क्यों है, बीजेपी परेशान क्यों? जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? और जब विपक्षी एकता एक साथ है और जनता की आवाज उठाना चाह रही है, जनता के दुख को कम करना चाहती है, जनता को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त कराना चाहती है, जो इतना पाप बीजेपी काट रही है, भ्रष्टाचार का हर जगह भ्रष्टाचार है, हर भ्रष्टाचारी को बीजेपी ने ले लिया है, जिन पे आरोप लगाए संगीन, लोगों को मंत्री पद दे दिया, उन्हीं को महाराष्ट्र की गुज्जी फौजी खजाने की, और इसे जनता देख रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे जो है वो, जब अगर सब जनता समझ रही है बीजेपी का क्या चल रहा है, एक साथ आ रहे हैं, तो परेशान होने वाली बात क्या है?
और अभी तो बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा। अभी तो 6 महीने बचे चुनाव में, चुनाव आते आते आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, लेकिन जो इंडिया है वो अपनी जगह पर तटस्थ रहेगी और इंडिया को लोग पसंद कर रहे हैं। लोग चाहते हैं भारत के लोग कि नरेंद्र मोदी जी को बदला जाए, बीजेपी के लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को बदला जाए, कोई दूसरे व्यक्ति को लाया जाए। अगर नहीं हो पा रहा है तो प्रधानमंत्री को दूसरा व्यक्ति बने, इंडिया की सरकार है। अभी पूछ लेते हैं इनसे। हाँ ठीक, बीजेपी वालों से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बीजेपी वालों से कहूंगा, इसको सुनो भैया, इस पे उत्तर देना तकी साहब, ठीक है? प्रधानमंत्री कौन हो वहाँ पे? जी हाँ ठीक, अभी उनसे पूछेंगे यही सवाल, ये मैं तो बिल्कुल फेयर बहस करूंगा, पूछूंगा। अब रुक जाओ तकी साहब, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। चौथी भविष्यवाणी ये है भैया त्रिपाठी जी, नोट कर लेना क्या, उसी नजूमी ने मुझसे कहा, दीपक रंजन आप भी नोट कर लो, अभी गलती से अधीर रंजन निकले जा रहा था मेरे मुंह से, अधीर दादा हो रही है 52 गज के, खैर। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ऊपर ईंटें जुड़ रही, नीचे से ईंटें खिसक रही, बोले यही होगा। ये नेक्स्ट भविष्यवाणी है नेक्स्ट दिनों की, जो तकी साहब ने कहा कि कुछ भी हो जाए इंडिया एकजुट रहेगा। हाँ, ऊपर में 4 ईंटें लगती रहेंगी, नीचे की 18 हटती रहेंगी। नवंबर और दिसंबर में, रुक जाओ भाई, नवंबर और दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गुजरात फार्मूला रिपीट करने के बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा कांग्रेस के शरीर में इतनी जान बचेगी कि सीधी खड़ी हो पाए कि इंडिया क्या चलाएगी क्या? उनसे पूछो जाके अशोक गहलोत से, और पूछो जाके कमलनाथ से, और पूछो जाके भूपेश बघेल से, वो बताएंगे क्या इंडिया क्या जापान है। क्या कहा था भूपेश बघेल ने अरविंद केजरीवाल के लिए? अभी मैं बोलूं और आप बता रहे हो इंडिया है जी। अरे प्रभु रुक जाओ। खैर प्रशांत पटेल जी ये कह रहे हैं कि भाजपा नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंढ रही है। अब ये बात कहां से लाए हैं, कैसे लाए भाई मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी पर भी भरोसा नहीं है, भाजपा मोदी क्या विकल्प भी ढूंढ रही है। देखिए इनका क्या है कि जो क्वेश्चन आप इनसे पूछेंगे बिना सिर पैर की बात करेंगे, ये कहेंगे हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए भी विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। अमिताभ जी ऐसा कहीं होता है कि हमारा चुनाव, कि हमारा गठबंधन अगले साल के है? भाई जब विधानसभा की यहाँ पर गठबंधन नहीं था, खत्म हो गई है, जनता दूसरा जगह ढूंढ रही है। आपका पत्रिका आरएसएस में निकला है। अरे सुनो उनकी बात आगे, अभी केवल प्रशांत पटेल की बात भाई, मोहम्मद तगिया से नहीं, अभी प्रशांत पटेल की बात, वो आपके बारे में नहीं, आपके समय में नहीं बोल रहे थे, अब उनके समय में आप मत बोलो जी। प्रशांत पटेल देखिए अगर इनके अकॉर्डिंग जो है गठबंधन अगर लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं था, इतनी फिर बड़ी बड़ी बैठकें, बड़ी बड़ी बातें क्यों हो रही थी? एक बार विधानसभा चुनाव हो जाने देते, उसके बाद गठबंधन करते। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान सुन लीजिए, चाहे रंधावा जी के बयान सुन लीजिए पंजाब में, चाहे दिल्ली में जो अनिल चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष लगातार गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। बाकी गहलोत जी का, कमलनाथ जी का, भूपेश बघेल जी का तो आपने बताया ही। तो कैसे संभव हो जाएगा गठबंधन दोनों पार्टियों का? गुजरात में हमने देखा जहां जहां आम आदमी पार्टी जाती है कांग्रेस का सफाया करने का काम करती है। पंजाब में रिसेंटली भी कांग्रेस पार्टी थी, दिल्ली में भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही है, 15 साल की सत्ता रही है, और अभी भी उनका दिल्ली में पूरा कैडर है, दिल्ली के सारे 11 जिले में। तो दोनों में कैसे सामंजस्य हो पाएगा, कैसे गठबंधन हो के लड़ पाएंगे? अभी अगर कहें कि नहीं विधानसभा में दोनों लोग लड़ेंगे, लोकसभा में मिलकर लड़ेंगे, तो वो भी बात गले नहीं उतरती है, क्योंकि अगर 7 सीटों पे डिवीजन की बात होगी या वहां पे पंजाब की 14 सीटों पे डिवीजन की बात होगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी कोई सीटें छोड़ने के लिए तैयार होगी। ना तो कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार होगी, ना ही आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार होगी। तो विधानसभा की में तो अभी सिर्फ डबल होने वाली है। उत्तर प्रदेश भी यही हाल है। कांग्रेस ऐसा तो नहीं कि 2 सीटों पर मान जाएगी। कांग्रेस कहेगी हमें 20 सीटें दीजिए, तो समाजवादी पार्टी कैसे 20 सीटें दे देगी? अभी जयंत चौधरी जी से नहीं निपट पा रहे हैं, 12 सीटें मांग रहे हैं। अच्छा अगर मान लो प्रशांत पटेल, अभी सुगबुगाहट ये भी है कि बहन जी को भी टटोला जा रहा है कि बहन जी आपको हमारी कसम, आप भी आशीर्वाद दो गठबंधन को। और बहन जी ने अगर आशीर्वाद देने का मन कर लिया तो आधा तो पहले उधर चला गया, 40 तो उनकी हो गई। 40 में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, कृष्णा पटेल, कांग्रेस, लोकदल, जनता दल, सब, तब तो और घल्लू घारा हो जाएगा। अरे बहन जी बड़ी पार्टियों में गठबंधन होना बड़ी कठिनाई है। देखिए कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है तकनीकी तौर पर,
और समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है ही विपक्षी पार्टी में, और आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो कैसे सीटों का डिवीजन होगा? कहने के लिए सब चीजें ठीक है, सभी लोग समझ भी रहे हैं कि क्या है परिस्थिति। बाकी देखिए, कहने के लिए टीवी चैनल सोशल मीडिया पर कहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं, तो एकजुटता कितनी और सब दिख रही है। अभी बागेश्वर के चुनाव में ये नहीं लोग एकजुट हो पाए, वहां भी तो समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया ना, यहाँ तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने नहीं खड़ा किया, तो कहाँ पे इनकी एकजुटता आपस में ये? पहले तो अभी वर्तमान में एकजुटता दिखा दी, हम भविष्य माने कि हाँ भविष्य में एकजुट रह पाएंगे, तो जनता भी ये प्रश्न ठीक है। दीपक रंजन, एक बात बताइए, कॉमन आदमी की दृष्टि से सोचिए, छोड़िए आप पार्टी से हैं, जब दिसंबर में एक दूसरे का राजनीतिक तौर पर चीरहरण होगा मंच से और मंच के नीचे, और धय तेरे की होगी, जूते चल रहे होंगे दबादब 3 राज्यों में, क्या उसके बाद अचानक से रिजल्ट आने के बाद आप लोग होली मिलन कार्यक्रम आयोजित कर लेंगे और जनता भरोसा कर लेगी क्या? भाई नवंबर में आप कह रहे होगे ना कि भूपेश बघेल की सरकार चोर है, नहीं? मध्य प्रदेश में आपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, अभी चुनाव दूर है लेकिन आपने घोषित कर दिया, भाई कांग्रेस ने नहीं किए लेकिन आपने ठोक दिया, बोले भाई लगा दो, है बत्ती लगाओ। वहां जाके आप ये तो कहोगे नहीं कि कमलनाथ को लाओ, इसलिए तो आप चुनाव लड़ नहीं रहे, आप ये कहोगे ये दोनों भ्रष्ट हैं, हमको लाओ। दिसंबर में जिन्हें भ्रष्ट बताओगे, जनवरी में कहोगे साधु हैं, दीपक जी? नहीं, यूपी में ये मामला ठीक है, उत्तराखंड में कांग्रेस और सपा आमने सामने। ये सवाल आपने, चलिए कब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी वर्तमान का जीता जागता उदाहरण हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद पे बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या आपने सवाल पूछने का काम किया था कि 4 दिन पहले तुम्हारे लिए अजीत पवार सबसे बड़े भ्रष्ट थे, 4 दिन बाद तुमने उनको डिप्टी सीएम कैसे बना दिया? 4 दिन पहले तुम्हारे छगन भुजबल सबसे भ्रष्ट थे, आज तुमने उनको अपने वहां मंत्री कैसे बना दिया? तो ये सब सिद्धरमैया के, बाकी जो हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए आपने सिद्धरमैया का भी ठीक पूछ रहे, मैं समझ गया कांग्रेस के लिए क्या समस्या है। नहीं, जैसे आप हमको अधीर रंजन बता दे रहे थे उसी तरीके से हो जाता है। और प्रशांत भाई, हमको लग रहा है कि विपक्ष को किसकी कितनी सीटें मिलेंगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इन्हीं सभी लोग इसी में उलझे रहे, और हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, और 31 तारीख को बहुत सी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी, उसके नेक्स्ट बैठक में सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा फिर उस पर डिबेट होगी, डिबेट होगी, रोज होगी। ठीक है अधीर भैया, रुको, दीपक बाबू, ऐसा रोज होगी बस के त्रिपाठी जी, अधीर भैया, ठीक है त्रिपाठी जी, दीपक ने कहा कि हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, इतना आगे तो नहीं चलेंगे कि जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए क्या? मतलब आगे भी थोड़ा लिमिट में। ये दरअसल जो हम लोगों के साथ चलने को आगे निकलने की बात कही गई, और हम लोग साथ चल रहे हैं और बराबर साथ चलेंगे, और राजनीति में बहुत सारी चीजें समय के साथ तय होती हैं, यहाँ भी बहुत सारी चीजें समय के साथ तय होंगी, और निश्चित तौर पर आप यह मान के चलिए कि हम लोग जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं, सबके हित एक हैं, और एक ही नियम है कि अगर जो समान हित हैं तो हम एक साथ हैं, अगर जो विपरीत हो तो हित होंगे तब। अगर जो भाजपा हमारे साथ आना चाहे तो कभी नहीं आ पाएगी, हम कभी नहीं चाहते कि वो आए। ऐसी पार्टी जो लगातार झूठ बोलती हो, छद्म करती हो, जो लगातार जनता के अहित के काम करती हो, ऐसे लोगों के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे काम कर रही हैं, आम आदमी पार्टी भी लगातार अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है और वो काम कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है। समाजवादी पार्टी लगातार स्वागत तो है भैया। एक बात पार्टी जी, एक छोटे छोटे हमारी शंका निवारण करते चलो आप लोग, तो फिर अच्छा रहेगा। अभी जब इन्होंने आपको टॉर्चर किया आम आदमी वालों ने, तो कांग्रेस ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की लीडरशिप से कहा कि गवर्नर एलजी के साथ सुन तो लो भाई, आप बाद में बोलना तो खंडन करना, अभी तो सुन लो। मेरा दिमाग से सवाल भी निकल जाता है यार। आपने उनसे कहा लोकल लीडर से कि जाओ और 10-20 पन्ने टाइप करा के अरविंद केजरीवाल की सरकार के भ्रष्टाचार के कच्चे चिट्ठे लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या खोद दे के आओ और एएनआई पे बाइट दो कि भ्रष्ट है सरकार क्या? उसके बाद आप कह रहे हो कि अमिताभ जी फूट डालने की कोशिश मत करिए, हम लोग एक ही खून है, एक ही भाई हैं, जान दे देंगे एक दूसरे की, और हो रहा है जान ले रहे हैं। एलजी के यहां कांग्रेस ऑफिशियली ये चिट्ठी दे के आई कि केजरीवाल की सरकार भ्रष्ट है।
जी अमिताभ जी, अब बोलूं जी। मेरी आपत्ति उस शब्द पे थी कि आपने कहा आम आदमी पार्टी ने टॉर्चर किया। दरअसल टॉर्चर करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, अन्य किसी दल की ऐसी कोई नियत नहीं है, इसलिए मैं उस पर रोक रहा था। बाकी तो आप प्रश्न कभी न भूले और आपकी मेधा यूं ही प्रखर रहे आजीवन, हम लोगों को उसका लाभ मिले। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि देखिए, जो कुछ मुद्दे हैं राजनीति में, हम लोग ऐसा नहीं कि साथ आ गए हैं तो कोई भी गलत करे तो हम उस पर बोलेंगे नहीं। हम साथ रहते हुए भी एक दूसरे की निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हम ठीक गठबंधन में होते हुए भी एक दूसरे की कमियों, एक दूसरे की चीजों पर एक दूसरे को बोलेंगे भी और साथ मिलकर राजनीति करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी राजनीति और सत्ता है, इसको उखाड़ के फेंकना है। तो उसके लिए सभी दल मिलकर एक साथ आकर काम कर रहे हैं और जहाँ चार बर्तन होंगे वहीं खटकेंगे। ये बड़ा पुराना मुहावरा। ठीक त्रिपाठी जी, ठीक भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपना परिवार नहीं होता है तो परिवार बिल्कुल। रुक जाओ दादा, रुक जाओ। यही बात 77 में नेता लोग अपनी जान बचाने के लिए कहते थे कि भाई देखिए जहां चार बर्तन खटकेंगे। हम कहते हैं चार बर्तन नहीं खटक रहे, ये जूतों में दाल बट रही है। वो कहते नहीं बर्तन खटक रहे, और अंत में क्या साबित हुआ? जूतों में दाल बटी। क्या नहीं बटी? क्या कटोरी में तो बटी नहीं थी। जितनी गंदगी हो सकती थी सब हो गई थी। वो भी देश बचा रहे थे और कुछ बचा रहे थे, वो भी सब कर रहे थे। हमें क्या चाहिए? दो जोड़ी धोती, मोटी और कुर्ता, और गला एक दूसरे काट रहे थे। जगजीवन राम, मुरारजी, वाजपेयी, चरण सिंह, है धय तेरे की, धय तेरे की। नहीं प्रभु, ठीक है, अच्छी बात है। दीपक रंजन जी, मसला वही है कि फिर सुनने में आ रहा है कि सपा को छोड़कर, बात को समझिए, गंभीर बात कह रहा हूं, सपा को छोड़कर, अब चलिए खोल लेते हैं। मेरी जानकारी है कि कांग्रेस के एंड पर मायावती जी को नॉक किया गया। बताइए क्या? और मायावती को नॉक करने का मतलब 80 में 40 तो इधर हो गई, बिना बैठक किए क्या? और जितनी ज्यादा बैठक करोगे उतनी में वो उनकी तरफ वो ज्यादा सीटें खींचती जाएंगी क्या? 40 तो इनिशियल हो गया ओपनिंग अकाउंट की, 40 में तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे क्या? अभी आपका और उनका जब हुआ था संबंध विच्छेद, क्या तो कैसी स्थिति बनी थी देखा ही था। और उत्तर प्रदेश का कोई भी अलायंस हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है मित्र, उसमें अगर मायावती हैं तो मायावती ही लीड करती हैं क्या? इससे तो कोई ना इनकार कर सकता। वो कांग्रेस के साथ गई नरसिंह राव के समय में, तब भी उन्होंने लीड किया, तब जितेंद्र प्रसाद जैसे लोग भी उनके पीछे चले। बीजेपी में गई तो कल्याण सिंह सहमत नहीं थे, लेकिन बाकी पार्टी उनके पीछे चली, वही नेता रही। अखिलेश यादव के साथ 19 में अलायंस किया, अखिलेश यादव पीछे, वो आगे नहीं। मैं बताऊं, उनसे छोटी कुर्सी लगेगी फिर सबकी, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो। जी मैं बताता हूँ अमिताभ भाई, आपने नॉक करने की बात कही तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विगत कई महीनों से उनको नॉक कर रही है। नॉक करना दूध उनके वहां एकदम बिल्कुल माथा टेके हुए। तो क्या आपने प्रशांत पटेल जी से आपने क्वेश्चन जानने की कोशिश की कि 40 में तो वो रहेंगी, बाकी 40 में तो अपने लोगों को कहां लेकर के जाओगे? क्योंकि रात सवाल नॉकिंग है ना, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत दिनों से नॉकिंग कर रही है इनके दरवाजे पे, गायत्री जी के दरवाजे पे, बहन जी के दरवाजे पे। तो ये सवाल आपको प्रशांत पटेल जी से पूछना चाहिए कि क्या 40 में उनको नहीं, आपने कहा ना कि देखिए ये सही है कि हमने भी बड़ा दिल दिखाते हुए 2019 में मैंने उनको 38 सीटें दी थी समाजवादी पार्टी ने, और खुद 37 सीटों पर लड़ी थी। तो आपने कहा ना कि 40 में बहन जी कभी समझौता नहीं करेंगे, उनकी कुर्सी बड़ी रहेगी, और उसके बाद बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी उनसे छोटी लगती है क्योंकि उनका राजनीतिक इतिहास रहा उनको से। लेकिन आपने, जैसे आपके सूत्र ने आपने कहा ना आपकी जानकारी में, इसी तरीके से मेरी जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल माथा टेके हुए वहां, नॉक करना तो दूर, ठीक है माथा टेके हुए। अब मैं एक उत्तर दे दूं इसका, ठीक, अब रुक जाओ, मैं उत्तर दे दूं, वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए विषय। ये बात आप नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते, आपने, प्रवक्ता ने नहीं, पार्टी ने अधिकृत तौर पर लिखित में कहा, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के अधीन काम करती हैं, और 2014 से आज तक समाजवादी पार्टी को हराने की सुपारी ली है उन्होंने भाजपा से। तो भाजपा के अधीन है, बात सुनो भाई, जब भाजपा के अधीन है मायावती तो भाजपा उनकी मत्था क्यों टेकेगी?
गलत बात, मतलब अपनी बात को भरोसा नहीं टिकते हो। तीन बार मायावती जी ने ना आपको अभी दीपक रंजन अब समझदारी से काम करो। या तो ये मत बोलो मायावती बी टीम है, और अगर ये बोल रहे हो मायावती बी टीम है तो भाजपा उनके मत्था क्यों टेकेगी भैया? ये मसला है। इसलिए और एक बात ऊंची कुर्सी की आई तो एक मैं चित्र दिखाई देता हूं, वो भी वंस फॉर ऑल है। मतलब यूपी की सियासत में ऐसा चित्र शायद ही कभी आया हो गेस्ट हाउस कांड के बाद से। मैनपुरी में नेताजी के चुनाव में, तकी साहब आप भी सुनो, आपका भी ज्ञानवर्धन होगा। यूपी में मालूम है मुझे आप भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हो अंदर अंदर, तो आपके लिए भी मैनपुरी में मायावती जी गई। त्रिपाठी जी आप भी सुन लो। क्या अजीत सिंह जैसों को चढ़ना मुश्किल हो गया मंच पर? लिखते भी जाओ, नोट भी कर लो चाहो तो। क्या जयंत नहीं, अजीत सिंह जैसों को। क्या मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, सब जितने लोग थे सबकी कुर्सी छोटी थी मायावती से। क्या त्रिपाठी जी बोलो सियावत रामचंद्र की जय। हमने देखा मित्र, इसलिए बोल पाते हैं। हमको क्या बताओगे ज्ञान गणित? अपनी कुर्सी में ऊंची लगा लूंगा। अरे कोई मेरे कार्यक्रम में आया, नेताजी के लिए सभा करने कोई आया है, तो मैं ठीक है। और अच्छा चलो इसका भी खंडन कर दूं ताकि दीपक रंजन के लिए आगे के लिए अच्छा रहे। इसका भी खंडन कर दूं, रुक जाता कि साहब। बसपा के उम्मीदवार के 11 सीटों पर ज्वाइंट कैंपेन हुआ था मायावती और अखिलेश जी का। दीपक रंजन जी चेक कर लीजिएगा कि गूगल से, गलत नहीं निकलती मेरी बात। बसपा के उम्मीदवार के यहां भी जब मायावती गई कैंपेन करने तो भी उनकी कुर्सी बड़ी रही, अखिलेश यादव की छोटी। इसलिए ये मत बताओ हमको कि ना 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 हम कोई बात बोलते हैं तो ठोक बजाक बोलते हैं मित्र। ठीक, और ठीक है। और अभी हमने ये तो बताया ही नहीं, लखनऊ में रहने वालों को पता होगा कि टाइम तय था। सीताफल की कद्दू की आइसक्रीम, मैं तो सुना नहीं साली, पहली बार मैंने सुना कि कद्दू की भी आइसक्रीम होती है। कद्दू की आइसक्रीम हाथ में, क्या, और 15 मिनट गेट नहीं खुला। क्या ये तो मैंने भी बताया ही नहीं। 15 मिनट गेट नहीं खुला। सैकड़ों कैमरा इकट्ठे हो गए, जलालत हो गई, मलालत हो गई, तब जाके गेट खुला। क्या गलत कहूं तो भैया टोक देना, कहना कि नहीं गलत जानकारी है। इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। तकी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप फरमाओ। मैं कहना चाह रहा था उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर सुश्री मायावती का सबसे ज्यादा बेजिक हो रहा है तो बीजेपी के खेमे में हो रहा है, बीजेपी पार्टी में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी कहाँ है? बिल्कुल गायब है। और वो बुरी तरह से चुनाव हारने वाली। पिछली बार सपा के साथ थोड़ी बहुत सीटें आ गई, इस बार उनका पूरा सूबा कहीं पर है तो बीजेपी में 10। सुनिए दूसरी बात ये कि अगर बीजेपी इतनी चिंतित है सुश्री मायावती जी के लिए तो उनके साथ लाइन करो, सीटें नहीं भी सुन लो। सबसे ज्यादा चिंता मुझे लग रही है बीजेपी खेमे में महिला मायावती जी को लेके। तो अगर बीजेपी इतनी हितैषी है और ये कहते बीजेपी कहती है 80 सीटें जीतेगी उत्तर प्रदेश में, तो मायावती जी को भी 0 सीटें नहीं होती है। तो मुझे ये नहीं कहा कि नहीं 75 हम जीतेंगे, 5 मायावती जीतेंगी, तो मेरे 80 सीटें हम जीतेंगे। मतलब मायावती जी 0 पा रही है और यहाँ मायावती जी हमदर्दी दिखाते हैं, लोग मायावती हमदर्दी कर रहे हैं। अगर बीजेपी को मायावती जी की इतनी हमदर्दी है तो सीटें दे अपने यहाँ, क्यों नहीं दे रही अपने यहाँ? जब वो नहीं जा रही इंडिया में नहीं आ रही है तो बीजेपी बाहर से तो हाथ मिला रही है। आगे बात आ गई। अरे रुक जाओ भाई, मायावती जी का अपना स्वैग है और पुराने लोग उस स्वैग को जानते हैं। वो ऐसा भी कह सकती कि ये कौन है जो उधर खड़ा बता जाएगा, अरविंद केजरीवाल है। बोले अच्छा इसको तो बुलाया नहीं था क्या? वो ऐसा भी कह सकती हैं। उनका स्वैग जो लोग झेले हैं उनसे जाके पूछिएगा, बड़े बड़े नेता झेल चुके हैं। त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कह रहा। मैं सबका सम्मान बना रहे इसलिए नाम लेके नहीं बोलूंगा, वरना मैं घटना और नाम और समय बता दूंगा। महाराज दया करो, रुक जाओ। ठीक है, मायावती जी हैं, उनका जलवा जलाल है। खैर एक बात तय कर ले, कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी, या तो ये ना कहो बसपा भाजपा की जेब में है। अगर जेब में है तो इनको क्या चिंता करनी, फिर तो जेब में ही है। फिर आप कह रहे हो भाजपा मायावती जी के चरणों में है। यार एक लाइन तो ले लो।
बी टीम भी बता रहे और ऐसा भी। प्रशांत पटेल जी संशोधन अमिताभ जी चाहिए। नहीं, अभी आप त्रिपाठी जी 1 मिनट रुक जाओ। आपको तो सब पता है, काशी फल की आइसक्रीम नहीं पता है? अब छोड़ो यार, चक्कर में नसीमुद्दीन जी का क्या हुआ वो भी तो समझो। देख नहीं रहे हो क्या वक्त आ गया है कितना भारी है? नसीम भाई बताइए, है एक दौर था 18 विभागों के मंत्री होते थे, रौला चौला था, है? उन्होंने मीडिया सेंटर में कैसा सब नया कालीन डलवाया, सोफा मेज कुर्सी डलवाई क्या? अब आप लोगों ने उनको भी विदा कर दिया? नहीं, ऐसा भारत जोड़ रहे हो, बताइए। नसीमुद्दीन जी को बाहर कर दिया। त्रिपाठी जी गलत कहूं तो टोको मुझे। संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है और निश्चित तौर पे नसीमुद्दीन साहब का बड़ा सम्मान है, बहुत सम्मान। संशोधन कर रहा था। नहीं, हमने भी उनसे पूछा था, हमने भी उनसे कहा था कि आपका बहुत सम्मान है कांग्रेस में, तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा हो गया भैया, आप थोड़ा कम हो जाए। क्या इतना सम्मान हम पचा नहीं पाएंगे। सम्मान है और उनको निश्चित तौर पर हम लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में देखना चाहते हैं सभी कार्यकर्ता। ठीक है। और जो आप मायावती जी का कह रहे थे, मैं एक संशोधन जी बोल दो भैया, फिर प्रशांत पटेल जी बात जाएंगे। हाँ। जी 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 मायावती जी भाजपा की जेब में नहीं है। भाजपा की जेब में ईडी है और आईटी है, और ईडी और आईटी की जेब में मायावती है, तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट है मामला, सीधा डायरेक्ट नहीं है। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद बहुत सारे परिवर्तन दिखेंगे। जी ठीक। आचार संहिता लगने के बाद क्या आपके को पुलिस गिरफ्तार करके 2 डंडे नहीं मार सकती? आचार संहिता में रोक है डंडे मारने में। अमिताभ जी ईडी का दुरुपयोग तो नहीं होगा जो अभी। अरे भाई आप चोरी करोगे आचार संहिता में और आपकी गिरफ्तारी चुनाव बाद होगी क्या? ऐसा किसने कहा? नहीं, कोई गलत तो कहीं रोक नहीं करते। मान लीजिए आचार संहिता के दौरान ही अरविंद जी के वो मकान वाला मसला कोई आ जाएगा कोर्ट में और गिरफ्तारी का वारंट हो जाएगा तो हो ही जाएगी, उसका चुनाव से क्या लेने देना? वो नहीं होंगे, मोहम्मद तकी लीड करेंगे पार्टी को, मनीष सिसोदिया नहीं तो चल नहीं रहे स्कूल भैया। ऐसा ना कहो, चुनाव से कोई लेन देन है। अब वो जमाने चले गए, इसलिए कोई इसमें इस मामले में निश्चिंत ना रहे कि चुनाव में मेरी जान बच जाएगी, कम से कम 3 महीना आचार संहिता लगी रहेगी, 3 महीना तो कुछ नहीं होगा ना जी। ये बदलता भारत है। वोटिंग से पहले भी गिरफ्तारी हो सकती है, वोटिंग के बाद भी हो सकती है, इसलिए निर्वाचन आयोग ठीक कोई भूमिका नहीं रखता। नहीं त्रिपाठी जी, निर्वाचन आप तो यार पढ़े लिखे आदमी हो, बच्चों को पढ़ाते हो, आपको ये बात नहीं पता निर्वाचन आयोग को इससे क्या लेना देना भाई गिरफ्तारी से? नहीं, गिरफ्तारी की बात नहीं हो रही, गजब आप कर रहे हो। दुरुपयोग हो रहा है उसकी बात हो रही है अमिताभ जी। कौन आयोग इसमें दखल दे सकता है? हमको बताइए ना उस आयोग का नाम। निर्वाचन आयोग की देख रेख में ही सारी चीजें होंगी। नहीं, जिस तरह से ईडी के निदेशक का टाइम बढ़ाया जा रहा है, अब रुकना होगा। प्रशांत पटेल जी, मायावती जी को लेके एक रहस्य लोक हमेशा रहा क्या? और इनके में तो कम है, काशीराम जी के जब वो सूत्रधार थे तब रहस्य लोक और ज्यादा घना होता था क्या? मायावती जी ने उन्हीं से सीखा है ये सारा टेंट्रम क्या? भाजपा 2 तरह से आरोपित होती। एक पक्ष कहता है कि भाजपा ने बसपा को अपनी जेब में रख लिया और अपनी सुविधा से बसपा को इस्तेमाल करती है यत्र तत्र जहां जिसको करना होता है। जैसे समाजवादी पार्टी के शीर्षस्थ लोगों ने मुझसे कहा था व्यक्तिगत, ये प्रवक्ता और रिलीज का मामला नहीं, कि 100 सीटों पर मायावती ने हमको हरा दिया बीजेपी के कहने पर, और वो सीटें भी डिस्कस हुई थी हमारे साथ क्या? खैर ये कहा जाता है। और दूसरा कहा जा रहा है कि भाजपा मायावती जी पर की पार्टी पर डोरे डाल रही है। तो ये मामला पता नहीं भाई, या तो जो जेब में है उसको क्या न्योता भेजना, वो तो जेब में ही है, और या मायावती जी आपसे अलग है और आप उनके यहाँ अभी कौन तकी साहब कह रहे थे यहाँ के भाजपा उनकी चौखट पर सिर झुका रही है, क्या बता रहे थे प्रशांत जी? क्या स्थिति परिस्थिति है? देखिए अमिताभ जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है इस तरह की विरोधाभास पूर्ण बातें करते हैं। अब कांग्रेस और बसपा में तो अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अंतर है। आज कांग्रेस के पास विधानसभा में 2 सीटें हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के पास 1 सीटें हैं, लोकसभा में बसपा के पास 10 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 1 सीटें हैं। तो कांग्रेस तो अगर आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो कहीं नहीं टिकती है, तो वो बसपा पे आरोप लगाए कौन किसी गोद में बैठा है, बड़ा आश्चर्य होता है। वही आज समाजवादी पार्टी का है, हमारा गठबंधन तो बसपा से लास्ट 2002 में हुआ था, 3 में टूट गया था, उसके बाद तो कोई हमारा बसपा से लेना देना रहा नहीं।
अगर बसपा भाजपा के लिए काम करे तो भाई आप उनके चरणों में क्यों गए थे 2019 में? गठबंधन को सर आपने रिसेंटली किया था 4 साल पहले। आरोप हम पे लगा रहे, जब आपको पता था आप इतने दिव्य दल में बसपा हमारे साथ है, तो फिर आपने गठबंधन क्यों किया? आज भी बसपा जो है सीटों पे जी और अपनी बातों से गिरदाबाद से फंसते हैं और दूसरों पे आरोप लगाने के लिए अपने गिरेबान में जाके भाई आपको वोट जनता नहीं देना चाह रही, तब ये इसी तरह की बातें पहले आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते हैं। भाई दिल्ली के नेता कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं भाई ये बता दें किसकी बी टीम है किसकी टीम है। तो अब फिलहाल आजकल ये गले मिल रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को कहना कुछ दिन से छोड़ दिए हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश से बसपा की बात करते हैं। देखिए जो लोग हारते हैं उस तरह की बातें करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं लोग। जी मैं एक बात उनको तर्क के आधार पर, अगर अभी जैसे त्रिपाठी जी ने कहा या एक पॉपुलर ये सेंटिमेंट क्रिएट किया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है, जिसको त्रिपाठी जी ने स्वर दिया कि अमिताभ जी देखिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स फलान फलान है, इसलिए मायावती जी का मामला इधर थोड़ा। भाई साहब 2019 में ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स वाले नहीं थे। अगर यही इंजेक्शन काम कर रहा है तो नहीं थे 19 में। तब मायावती जी कौन सा, उनकी पार्टी में ऐसा कौन सा बहादुरी का जीवाणु था जिसने कहा कि ना मेरे ठेंगे पे ईडी सीडी पीडी है, हम तो अखिलेश यादव से अलायंस करेंगे। आप लोग तो ये कहते हो मायावती जी डरती हैं, ये कहते हो ना, तो 19 में कैसे कर लिया है अलायंस? और उससे खतरनाक अलायंस तो कोई नहीं हो सकता था देश में। वो तो भाग्य आपका खराब था, सपा का बसपा का, कि रिजल्ट नहीं आया। अन्यथा जब किया था तब तो ये सोच के किया था कि हो गया फतेह, 519 में पलटाई मायावती दे दी इन संदेश, पूरब में गाना बजता था। क्या हुआ था तब? ईडी ने से क्यों नहीं डरी मायावती? इसका उत्तर तो किसी को देना होगा ना, सपा को भी देना होगा, कांग्रेस को भी, जो लोग मायावती पर लांछन लगाते हैं उनकी पार्टी पर कि भाजपा के अधीन है। तब भाजपा के अधीन क्यों नहीं आई? और जबकि पता था कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन ही एकमात्र देश में ऐसा गठबंधन हो सकता है जो भाजपा के लिए संकट पैदा कर सकता है। कर नहीं पाया अलग बात, लेकिन संभावना वही थी। फिर कैसे हो गया? मायावती जी ने कैसे हिम्मत जुटा ली? इस चीजों को इतना इस ढंग से मत करिए। इस सच को स्वीकारिए कि मायावती की 10 सीटें आई थी, समाजवादी की 5 आई थी। इसी को इनकार कर सकता है क्या? अब आज आप लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि शरद पवार साहब को लेके क्या बोले। कांग्रेस के मेरे मित्रों से बात होती, वो कहते भाई जब बड़ा संकट है, समझ ही नहीं पा रहे पवार साहब के लिए क्या बोले। क्या उनको बहादुर घोषित करेंगे? डरपोक क्या? क्योंकि पवार साहब तो ऐसा खेल खिला रहे हैं त्रिपाठी जी, क्या कि समझ ही नहीं आ रहा कि आप लोग उनको बोलो क्या, बहादुर के डरपोक। ये समस्या। और मैं फिर कह रहा हूं, आप मुंबई में जलसा कर रहे हो और पवार साहब कोई फुलझड़ी छोड़ने तो भी आश्चर्य मत करना, वो भी पूरा मजा ले रहे हैं इस वक्त राजनीति का, और आपका पूरा जलसा ही ध्वस्त हो जाए, फिर आप बाद में आरोप लगाओगे कि भाजपा ने कर दिया। तो अभी चेक कर लो, पवार साहब भाजपा की तरफ से खेल रहे हैं या आपकी तरफ से, ये तो तय कर लो। मान लो कल पवार साहब को भला बुरा कहने के लिए सब लोग निकलो, तो आज से ही कहना शुरू कर दो, नहीं कि 70,000 करोड़ का घोटाला और क्या उसमें लपेट लो उनको भी, पवार साहब को भी नहीं। तब भाई बड़ी कठिन है डगर पनघट की मित्र, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। एक नाम आया हमारे मित्र ओम प्रकाश राजभर जी का, दीपक जी ने लिया नाम। मैं फिर कहूंगा बड़ी विनम्रता से, राजभर जी के बारे में कुछ मत बोलिए। क्या ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। क्या कल वो अखिलेश यादव के साथ जहाज में बैठे दिखेंगे तब क्या बोलेंगे? भाई साहब मैं फिर कह रहा हूं, कार्यकर्ताओं को
ऐसे नेताओं पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बड़ों से कहें भैया आप करो, हमसे न कराओ। क्या हम कौन सा मूल्य के कहां जाएंगे? वो बहन जी को प्रधानमंत्री बनवा चुके, क्या अखिलेश यादव को बनवा चुके, अब गरीब का हाथ मजबूत करने के लिए भाजपा के साथ आए हैं। कल क्या होगा किसने देखा? क्या मान लो कैबिनेट विस्तार उत्तर प्रदेश में प्रशांत पटेल जी की पार्टी ने नहीं किया है घोषी के बाद, तो पता नहीं क्या हो। अल्लाह मालिक, गलत तो नहीं कह रहा भैया? सारा खेल इस पर टिका कि भैया विस्तार कब होगा। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि चाचा विस्तार तो तब करें, घोषी में रिजल्ट तो दो, अंग्रेजी के पर्चे में नंबर कितने आए इससे एडमिशन होगा, पहले पर्चा दो। क्या वो कह रहे पुराने पर्चे क्या ना, पुराना नहीं नया पर्चा दो घोषी में। क्या अब दारा सिंह की भी जान सूख रही और राजभर जी की भी। अच्छा, बीजेपी तो भाई हार्ड टास्क मास्टर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या उसकी स्थिति कांग्रेस जैसी तो है नहीं, मजबूत है, इसलिए उसने कहा नहीं पर्चा दे के आइए, पर्चा पास कर देंगे तो मंत्री बनेंगे, नहीं तो देश के विकास में योगदान करिए। क्या अपने विकास में नहीं, देश के विकास में योगदान करिए। और अपने विपक्ष के मित्रों से कहूंगा, आप लोग कोई शॉर्ट फॉर्म चुन लो, दीपक भाई आप और त्रिपाठी जी और तकी साहब, जिसमें ये 5-7 चीजें के लिए कोई शॉर्ट निक नेम, देश को बचाने, संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने, गांव गरीब किसान को बचाने, ऐसे 5-7 सब चीजों का कोई एक वो चुन लो, ताकि बहस में उसको बोल दे तो मान लिया जाए सारी चीजें बोल दी गई। नहीं अच्छा रहेगा त्रिपाठी जी, क्योंकि वही बात बार बार आती, तो इससे अच्छा है कि एक कोई उसका नाम रख लो, क्या वो बोल दिया जाए, मान लिया जाएगा इतनी चीजों को बचाने की बात हो गई। ठीक है, मुझे लग रहा है वो जात, क्योंकि अभी 6 महीने यही चलेगा चुनाव, लोकसभा चुनाव तक। और ये तर्क मुझे अटपटा लग रहा है, सच बताऊं। विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे के वस्त्र उतार देंगे आप लोग, त्रिपाठी जी और तकी साहब और सपा के मित्र से कहूंगा, और उसके तुरंत बाद आप अचानक से कहोगे आ जाओ गुइया गले मिले। जनता को बुड़बक समझते हैं क्या? आप दिसंबर में कह रहे होगे बघेल की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्ट है, और जनवरी में जाके वोट मांगो कहोगे बघेल साहब का शासन देखो कितना अच्छा है। किसे होगा भाई? और आप बोल भी लो, आप में चलिए क्षमता है, बोल सकते हैं कुछ भी, करवट ले, जनता माने इसका कोई है क्या? इसीलिए महत्वपूर्ण यह है कि या तो आप विधानसभा चुनाव के बाद करते रिश्तेदारी अभी कर ली, और उसके बाद तू में उतर गए। और एक बात मैं कहूंगा जो मेरी समझ कहती है, हो सकता मैं गलत साबित हो जाऊं 1 तारीख को, लेकिन मेरी समझ ऐसा कहती है कि INDIA में जोन वाइज संयोजक बनाए जा सकते हैं। त्रिपाठी जी, क्षेत्र के आधार पर संयोजक बनाए जा सकते हैं, कई संयोजक हो जाएंगे तब, और वहां से वो इसलिए ताकि क्षेत्रीय पार्टियों का जो एस्पिरेशन है, जो रुतबा है, रुआब है, वो सुरक्षित रहे। मैं अपनी बात को कसौटी पर कस के रख के जा रहा हूं। क्या मेरी समझ कहती है कि रीजनल आधार पर कोऑर्डिनेटर्स होंगे, समन्वयक होंगे। हो सकता है दिल्ली, पंजाब, हिमाचल का कोई ऐसा बना के उसमें आम आदमी पार्टी का भी आदमी संयोजक हो जाए। तकी साहब, आपके लिए भी ऐसा नहीं कि मामला नहीं है, 4 लड्डू न सही 2 मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। होगा नहीं होगा ये तो कांग्रेस को तय करना है, उनके साथियों को तय करना। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि विपक्षी एकताओं का अतीत अच्छा नहीं रहा, गठबंधन का इतिहास अच्छा नहीं रहा, और सबसे बड़ा गठबंधन 77 में हुआ, और सबसे बुरी तरह से वो गठबंधन बिखरा था। इसलिए जनता को सवाल, जनता के जहन में ज्यादा सवाल आते हैं, और इसलिए हर कदम को संशय की दृष्टि से देखा जाता है।
आप गलत साबित कर दीजिए ना, 6 महीने शांति से रह के ईमानदारी से चुनाव लड़के, तो अगली बार से कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन पवार साहब तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में विभाजन ही नहीं हुआ, पूरा घर एक है, तब क्या करिएगा। धन्यवाद।